Welcome to Anzarkari. Today we discuss the newspaper of 7th February. The city built on sand dune. It's vulnerable to effect of climate change. जब हम पाकिस्तान की सिटी ग्वादर सिटी की बात करते हैं जो कि सी रीजन कोस्टल लाइन पर बसी है, तो जो वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन है। वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट हो रहे हैं और होने वाले चेंजों का क्या कारण है। वार्मिंग ओशियंस जो कि बिगेस्ट प्रॉब्लम है वहाँ पर, जिसकी वजह से पावरफुल वेव आती है जो कि सबमर्ज कर देती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मानसून विंड चलती है और बारिश आती है, जो कि वार्म एयर जो है वो होल्ड करती है मॉइस्चर को 7% मोर पर डिग्री सेल्सियस, 4% पर डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि बिगेस्ट, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रेन उस एरिया में होती है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से सी का जो वाटर लेवल है वो रेज हो रहा है, और जो आने वाले टाइम में जो ग्वादर या फिर जो कोस्टल सिटीज़ है उनका पूरी तरह से सबमर्ज होने हो जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जब हम ग्वादर की बात करते हैं तो ग्वादर में 19,000 पीपल रहते हैं, जो कि जिसकी बाउंड्रीज लगती है अरेबियन सी के साथ, और जो उस सिटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। जब हम देखते हैं किस तरह से फिशरीज हो या फिर जो अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, उन सभी को वहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले चेंजेस की वजह से जो वहाँ की कंडीशन है वो वनरेबल होती जा रही है। बहुत ज़्यादा रेन जो कि देखा गया था किस तरह से लास्ट फरवरी में 13 आवर्स तक कंटिन्यूसली रेन हुई, जिसकी वजह से वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया। तो कैसे क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है सिटीज़ को और लोगों की लाइफ को। मॉडर्न मीट कंटेम्परी एट 16th एडिशन ऑफ इंडिया आर्ट फेयर रिटर्न टू दिल्ली। जब हम बात करते हैं इंडिया आर्ट फेयर की, अ, तो हम देख सकते हैं किस तरह से ये सिर्फ रीजनल या फिर नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम किसी भी आर्ट फेयर की या फिर एग्जीबिशन की या मेले की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इंटरनेशनल कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि 120 जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उनको इनवाइट किया गया। उसके साथ साथ बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ते हैं, कल्चरल टाइज को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। कैसे, जब हम देखते हैं कि चेन्नई की अश्विता के पास मद्रास कला, उनके साथ साथ जब हम डीपी रॉय की बात करते हैं उनके पास केएसपी पेनकर जो कि छत्तीसगढ़ से है। अलग अलग स्टेट से आने वाले आर्टिस्ट के पास जब हम 1981 की बात करते हैं, उस टाइम की जो आर्ट फॉर्म है जो उनको मिक्स किया गया है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो कल्चरल टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, और जब हम अपनी हिस्टोरिकली और कल्चरल अप्रोच को और ज़्यादा बढ़ाने की बात करते हैं, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक उनके विषय में पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के आर्ट फेयर के माध्यम से हम लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में बता भी सकते हैं कि कितना इंडिया के, जब हम रिच कल्चर और हेरिटेज की बात करते हैं, वो किस तरह से दर्शाया जा सकता है। द सेग ऑफ रेगुलेशन रेगुलेटिंग इंडिया थर्मल पावर इमल्शन। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि FGD जो गोल्स है, जो क्लाइमेट चेंज के गोल्स है 2030 तक के, उनके लिए जो फंडिंग से रिलेटेड, और जो जब हम सल्फर की बात करते हैं जो कि इंडिया में मिलने वाले कोल के अंदर सबसे कम
मात्रा में अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो कम होता है, और जो इंडिया उस लिमिट को मेंटेन करने के कर पाता है। जब हम मॉर्फिक डिबेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से जो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज हैं, वो भी पर्टिकुलर मैटर इमल्शन जो कि फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था SO2 को फर्स्ट टाइम, तब उसका नॉर्म का पार्ट थी। तो उसको लेकर एक डिबेट उठती है कि जब उस टारगेट को किस तरह से फॉलो किया जाए। जब हम SO2 इमल्शन की बात करते हैं, जो कि अपने आप में ही शेप लेता है, या फिर डिफरेंट आर्म्स के अंदर जो हम जब देखते हैं देखने के लिए मिलता है, किस तरह से जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, वो पब्लिश करती है पेपर को 2020 और 21 में, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिफॉर्म नॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री एंड प्रोस्पेरिंग द कंट्री, वाइड इम्प्लीमेंटेशन बी फेज आउट टिल 2035। तो किस तरह से जो IIT दिल्ली के द्वारा एक स्टडी की गई थी, जिसमें पाया गया कि जो एयर क्वालिटी है उसके बेनिफिट FDG प्रोवाइड एयर क्वालिटी पर आर्ग्यू भी था। किस तरह से जो टाइम लाइन है, क्या उस टाइम लाइन के अंदर जो गोल हमें अचीव करना है उसको अचीव कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब हम नीति आयोग की बात करते हैं, कमीशन के द्वारा CSIR, नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें देखा गया था कि जो SO2 इमल्शन है, जो नॉर्म्स है, वो इतने नॉट इम्पोर्टेंट टू अचीव गुड एयर quality in India, and instead the focus should be on particular emulsion. Particular emulsion. This was also one standard of debate about secondary aerosol form from SO2 emulsion as a reason to having norms for it, even through India coal is relatively low sulfur. Third, rather than debating these issues, building the conscious before notifying the first set of norms, it continuously रिबस्ट नियरली डिकेड टू बी नोटिफाई। जब हम देखते हैं किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो नोटिफिकेशन दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2024 तक जो भी थर्मल प्लांट्स वो क्लोज हो जाने थे अप्रोक्सीमेटली, पर उनकी जो टाइम लाइन है वो 3 इयर्स के लिए बढ़ा दी गई है। तो किस तरह से जो टाइम को बढ़ाया गया है, फिर सल्फर की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पर, उसको किस तरह से रोका जाएगा। जब हम कंज्यूमर पे की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे जो इवॉल्विंग टाइमलाइंस है उसमें वेरियस नोटिफिकेशन दी गई है मिनिस्ट्री के द्वारा थर्मल प्लांट्स को ऑलरेडी, लेकिन क्या उनको इंस्टॉल किया गया, किस तरह से उनको फॉलो किया गया, वो ज़्यादा जरूरी है। थ्रू आउट नोट पीस रिक्वायर टू मीट देयर डेडलाइन बिफोर दे नोटिफिकेशन। This was enabled by the electricity regulator introducing regulation to pass on the cost of initial installing FGD and other pollution control equipment to electricity consumed, irrespective of whether emulsion norms are met। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिन्यूएबल सेक्टर से हो, और जो टारगेट हमने रखा है उसको हम अचीव कर सके। एडिशनली 102 गीगावाट, नियरली 50% ऑफ इंस्टॉलेशन जो थर्मल कैपेसिटी है वो एडवांस स्टेज पर है, जब हम सेटअप करते हैं FDGs को। जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स की बात करते हैं, वो उनको पे करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन फीस भी, जो कि रिक्वायर है, ताकि जो थर्मल पावर रिएक्टर्स है उनका ऊपर बर्डन ना पड़े, और जो बेनिफिट ऑफ क्लीन एयर है वो लीस्ट 3 more years। 2 अदर प्रवासी
marginalized at home, deported from US. Why some Indian undergoes to the hardship of illegal migration. रिसेंटली देखा गया था कि किस तरह से जब हम इलीगल माइग्रेशन की बात करते हैं तो अमेरिका से इंडिया इलीगली माइग्रेट करने वाले लोगों को वापस इंडिया में भेजा गया था, लेकिन उनको जिस तरह से भेजा गया उसको लेकर इशू क्रिएट हुआ कि जो अमेरिका की आइसोलेशन की या फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति है उसको देखने के लिए मिलता है। इमिग्रेशन की बात करते हैं तो अमेरिका के द्वारा कहा गया था वो किसी भी तरह का इमिग्रेशन को अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों को यूएस में आने की परमिशन देते हैं जिनके पास स्किल है और वो स्किल और लोगों को सिखा सकते हैं। जब हम इलीगल इमिग्रेशन की बात करते हैं तो डंकी रूट जैसी समस्याएं भारत में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर गुजरात और पंजाब जो कि दो समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी अ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड जैसी समस्याएं भी सामने आती है, जो कि अम, उनसे उन्हें विदेश भेजने लीगली विदेश भेजने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड किया जाता है और इनलीगली उन्हें कंट्रीज के अंदर एंटर करवाया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कैसे जो आज की समस्याएं हैं ही वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जब हम 90s या 20th सेंचुरी में जो लेबर या फिर जब हम बात करते हैं में होती थी जो उनके साथ होता, उसी तरह की कंडीशन हमें आज के टाइम में भी देखने के लिए मिलती है। जब हम प्रवासी दिवस की बात करते हैं तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की वजह से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। शुड इंडिया बिल्ड ए सोवरेन फंडामेंटल एआई मॉडल। जब हम एआई मॉडल की बात करते हैं तो इसके ऊपर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 या 5 टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। पहला, कि सोवरेनिटी को किस तरह से इंटरप्रिटेट किया जाता है। क्या अ, कैसे जब हम देखते हैं कि यूएस के द्वारा जो सैंक्शंस है वो लगा दी जाती हैं, जब चाहे वो चाइना के ऊपर 10% ज़्यादा सैंक्शन लगाना हो या फिर ताइवान से जब हम चिप्स पर परचेज करने की बात करते हैं उसके ऊपर लगने वाला टैरिफ हो, तो कैसे सैंक्शन को देखा जाएगा या फिर उसके क्या इफेक्ट होंगे किसी भी कंट्री के ऊपर। तो जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं वो डिपेंड करती है कि किस तरह से हम सोवरेनिटी को इंटरप्रिटेट करेंगे और क्या पर्सपेक्टिव होगा सोवरेनिटी का। उसके बाद सेकंड हम डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिया को एआई मॉडल क्यों डेवलप करना चाहिए या इसके क्या रीजन हो सकते हैं। पहला, कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एक बहुत बड़ा यूजर बेस है जो कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ टेक्निकल डेवलपमेंट और जो अदर अचीवमेंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा कि हम स्पेस में देख चुके हैं कि किस तरह से इसरो के द्वारा जो मिशंस है वो लॉन्च किए जाते हैं, बहुत कम लागत पर उनको बनाया जाता है। तो इसी तरह से भी एआई मॉडल को डेवलप किया जा सकता है, जिसे कि प्राइड के साथ जोड़ा जा सकता है कि किस तरह से चीपेस्ट प्राइस में उस अचीवमेंट को अचीव किया जाए। थर्ड हो सकता है कि कैसे जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए उसके ऊपर फोकस किया जाए। जब हम बात करते हैं जीपीयूज की या फिर डीप सी की, किस तरह से डीप सी ने जो जीपीयू बनाए वो हवाई जो कि ताइवान बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लिमिटेड है, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया और ताइवान का इस तरह से कोई टाइज हमें देखने के लिए नहीं मिलते, तो वहाँ इशू हो सकता है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा था कि टाटा ग्रुप्स के साथ गुजरात में ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा चिप्स निर्माण करने के लिए टाई अप किया गया था। तो उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। जीपीयूज जो ग्राफिक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है उनको डेवलप किया जा सकता है। उसके साथ साथ जब हम स्मॉल
रिएक्टर यूनिट्स की बात करते हैं, तो उनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है इंडियन स्केल पर, ताकि वो अ, उस तरह से वर्क कर सके। इसके अलावा जो हम न्यू क्रिएटिव इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, कि स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट डेवलप किया जा सकता है जिसके पास ऑटोनॉमी हो, कि वो अपने डिसीजंस ले सके, और उसके पास पर्टिकुलर फंड हो, ताकि जो स्पेंडिंग है उसके लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और वो पर्टिकुलर स्पेंडिंग को R&D के बाद यूज़ किया जाए। देखते हैं चाइना के द्वारा डीप सी मॉडल को डेवलप किया गया, जो कि लोएस्ट प्राइस के ऊपर डेवलप किया गया, और जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो 5.6 मिलियन थी। तो किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट किया जाएगा। उसके साथ साथ देख सकते हैं कैसे मार्केट, जब हम मार्केट मेजोरिटी की बात करते हैं, वो स्टिल US से डोमिनेटेड है, क्योंकि जब हम 60% ऑफ मार्केट कैप की बात करते हैं, वो एंटर करता है ग्लोबली इन द US। इवन जब हम बिजनेस टू बिजनेस या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फाउंडर इन इंडिया की बात करते हैं, वो लार्जली सेल करते हैं US को। तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव किया जा सकता है, अगर इंडिया मॉडल बनाता है लोकल लैंग्वेज कंटेन कर कर, और खुद को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से जो ओवरऑल इंडिया इंटरप्राइज मार्केट है वो परचेज करती है मच स्मॉलर को। तो जो स्पेंडिंग है इंडिया इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन जो पर्टिकुलर प्रोसेस है और स्मॉल यूनिट रिएक्टर्स है उनको प्रमोट किया जा सकता है, GPUs को बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, जहाँ पर जब हम टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस या फिर अदर क्रिटिकल थिंग्स की बात करते हैं जो कि ज़रूरत है ग्रो करने की, उनको क्रिएट किया जा सकता है, गेट अवे किया जा सकता है 500 to 1000 GPUs पर, that take you can get very good result compared to the state of the art। लिमिटिंग लिमिटेड सोर्स होने के बावजूद भी हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उनके ऊपर जो स्पेंडिंग की जानी चाहिए उस स्पेंडिंग को मैनेज करना चाहिए। उसके साथ साथ कैंपेनिंग और जो कंपटीशन है, जब हम ChatGPT या DeepC R1 की बात करते हैं, उन सभी को देखते हुए अ, इन स्टेप्स को लिया जाना चाहिए, ताकि इंडिया AI मॉडल में, जब हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर बन सके, जो कि 2040, जब हम 2047 की बात करते हैं विकसित भारत डेवलप करने की, तो अपने गोल को अचीव कर सके। सिक्योरिटी एट इट्स कोर, जब हम प्रिंसिपल ऑफ डाटा गवर्नेंस इन UPI इकोसिस्टम शुड बी अडेयर टू। तो प्लास्टिक कार्ड्स के यूज से लेकर जब हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, तो UPI के थ्रू एक यूनिवर्सल चेंज लाया गया, जो कि प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटीज़ को, कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा डिजिटली लेन देन किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेसी की, जो प्राइवेसी एक्सपर्ट आर्ग्यू करते हैं कि UPI इकोसिस्टम एबल है सब्सटेन करने में विदाउट बीइंग सिमिलर बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग प्रोमिसिंग ऑन डाटा कलेक्टर एंड डाटा शेयर, कि लेकिन this means that if you are not paying, you are the producer, will data collect in UPI is not overwhelming as the behavior of data collect by other सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर जब हम अदर साइट्स की बात करते हैं उनके थ्रू, बिकॉज जो UPI के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है वो मिनिमम डाटा होता है जो कि ज़रूरत है पर्टिकुलर यूज़ के लिए। इसके अलावा जब हम DP
डीपी की बात करते हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल, जिसके द्वारा कहा गया था कि अगर यूपीआई का इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया जाए कि वो मिनिमम डाटा को यूज़ करे जो कि इफिशिएंटली सेफ हो और रिलायबल हो, और सिर्फ उसी मिनिमाइज डाटा रिक्वायर करे, ताकि जो यूज़र सेफ्टी के लिए और जब हम बात करते हैं प्राइवेसी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले, स्पेसिफिक कंसेंट होना चाहिए पर्टिकुलर डाटा का। और जो प्री कंपटीशन कॉम्पिटेटिव प्रिंसिपल्स है डेटा मिनिमाइजेशन के, या फिर जब हम पर्पस ऑफ लिमिटिंग कैन मिटिगेट हार्म ऑफ डाटा एक्यूमुलेशन बाय लार्ज फर्म, जैसे जो रूल्स है उनको लाया जा सके। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि जो रूल 5 के 1 में कहा गया है ड्राफ्ट के जब हम डाटा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात करते हैं, जो परमिट करता है स्टेट्स को एंड इंस्ट्रूमेंटल्स को कि प्रोसेस करे पर्सनल डाटा को ऑफ ए डाटा प्रिंसिपल फॉर ए फॉर द प्रोविजन और इश्यू ऑफ सस्टेनेबल बेनिफिट सर्विसेज। जब हम यूपीआई वुड लाइक टू फॉल विद इन द स्कोप ऑफ exemption to state interventions। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो जॉइंटली ट्रायो की बात की जाती है, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है, G20 कंट्रीज़ की, कि किस तरह से वो डीपीआई जो पर्सनल डाटा यूज़ है उसको सेफली यूज़ किया जाए, और एआई डाटा गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं जो रिड्यूस करे एसिमेट्रिसिटी को, डिजिटल इकोनॉमी को एम्फेसाइज रिड्यूस करे एआई का जो यूज़ है, फिर जो जब हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइवेसी को सेफ रखा जाए और उससे होने वाले जो हार्म है उनको रिड्यूस करे, उसके साथ साथ जो डिजिटल इकोनॉमी एम्फेसाइज करे, स्टेब्लिश करे एक इक्विवेलेंट प्रिंसिपल ऑफ डाटा गवर्नेंस, ताकि सिक्योर किया जा सके प्राइवेसी और सिक्योरिटी को। टाइम जो है वो किए जा सके, ट्रायल किया जा सके, उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल डीपीआई है उनको सेफगार्ड किया जा सके गवर्निंग प्रिंसिपल्स के साथ साथ। अंडर द स्कैनर Adani project in Sri Lanka. Why is Adani green power plant in North Sri Lanka controversial? Why are the environment concern linked with this? What are the environment consultant? What did current president Dissanayake promise before he was elected? Why did the chairman of Shillong Electricity Board resign? जब हम अडानी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अडानी के ग्रुप के द्वारा श्रीलंका में विंड प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया था, जो कि जब हम पहले 2000 जो कि पहले राष्ट्रपति के द्वारा अडानी प्रोजेक्ट श्रीलंका में लाया गया था विंड प्रोजेक्ट के लिए, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड की जा सके नॉर्थ एरिया में, जहाँ मन्नार और पुनरीन रीजन है श्रीलंका का। उसके साथ साथ इसके ऊपर सेंक्शन रोक लगा दी गई थी जब श्रीलंका में नई गवर्नमेंट बनी उनके द्वारा, जिसके रीजन थे कि जो प्रोजेक्ट है उसको उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट हार्म है वो होगा, क्योंकि जब हम जो कोस्टल फिशरीज है उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और साथ में जो कोरल रिलीफ कोरल की बात की जाती है उनके ऊपर भी इफेक्ट होगा, जो कि इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। जो इसके अलावा जो लोकल बर्ड्स हैं, या फिर जब हम सेंट्रल एशिया फ्लाईवे की बात करते हैं तो जो उसके ऊपर माइग्रेशन इंपॉर्टेंट माइग्रेशन रूट होने की वजह से वो जो वाटर बर्ड स्पीसीज है उनको इफेक्ट करेगा, और जो हार्मफुल है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए
कंसर्न कंसर्न लिए गए हैं और उनके द्वारा बार बार इस इशू को उठाया गया है। जब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रूव कब हुआ, तो 2022 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था। मेमोरेंडम जो हुआ था अडानी ग्रीन फॉर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि डेवलप करने वाले थे, जिसकी वजह से 350 मेगावोट की जो एनर्जी है वो जो आइलैंड नेशन है उसको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर दिशा नाइके जी को के द्वारा रोक लगा दिया गया, जिसका एक कारण ये भी बोला गया था कि यह भारत सरकार के द्वारा दिशा नाइके के द्वारा फिर से 2024 में अ, जब हिडनबर्ग के द्वारा अडानी ग्रुप के ऊपर इ- कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो क्लेम किए गए थे, उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ा। लेकिन जब हम रिसेंट टाइम की बात करते हैं तो वहाँ देखा गया था कि किस तरह से जो 6 सेंट के अंदर पर किलोवाट की एनर्जी जो अडानी ग्रुप है वो प्रोवाइड करे। लेकिन जब हम पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जब 2022 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, उसमें कहा गया था 8 सेंट के अंदर गीगावाट की एनर्जी अडानी ग्रुप श्रीलंका को प्रोवाइड करवाएगा। रिसेंट टाइम में इस ग्रुप को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्टिव इनिशिएटिव के रूप में अप्रोच किया गया, ताकि जो भी बैकडोर्स हैं श्रीलंका में एंट्री के, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। डिसीजन ऑन G20, यूएस डिसीजन ऑन G20, मैसेज फॉर आईसीजे डिप्लोमेसी टेस्ट फॉर इंडिया। रिसेंटली देखा गया था कि किस तरह से इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की वजह से होने वाले जीनोसाइड की वजह से साउथ अफ्रीका और जो अदर 9 कंट्रीज थी, उनके द्वारा एक ग्रुप फॉर्म किया गया है, जिसके द्वारा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर इस इश्यू को उठाया गया कि इस जीनोसाइड को रोका जाए, और जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पीस है वो स्टेब्लिश किया जाए, जिसकी वजह से अ, जिसके यूएस की इस तरह की प्रतिक्रिया हमें देखने के लिए मिली। जब हम G20 की बात करते हैं तो G20 को लेकर यूएस जो डोनाल्ड के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, वो हमेशा से रही है कि वो स्ट्रांगली इस पॉलिसी को बिलीव करते हैं और कहते हैं किस तरह से कि जो रेसिप्रोकल ट्रेड है उसको ख़त्म किया जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ना रखा जाए। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ट्रेड वॉर जो कि अमेरिका और चाइना के बीच में देखने के लिए मिलती है, उन सभी टैरिफ और जो उनके द्वारा लगाए गए सैंक्शन है उनके उनमें भी देखा जा सकता है। अब यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का व्यू पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो G20 कंट्रीज उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इंडिया किस तरह से यूएस और G20 कंट्रीज के बीच में बैलेंस करेगा, ये देखा जा सकता है। क्योंकि जब भी G20 या यूएन का कंपेयर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर किसी भी कंसर्न को सोल्व करने के लिए G20 ज़्यादा चैलेंजिंग और कैपेबल शो होता है। तो किस तरह से जो इंडिया का रोल है उसको देखा जाएगा, लीडरशिप रोल। जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है, सिग्निफिकेंट फॉर्म जो है वहाँ के स्टेट्स के थ्रू देखे जाए, इंडिया का जो पोजीशन है ग्रुप्स में रिसेंट ईयर में देखने के लिए मिला। यूएन सेक्रेटरी काउंसिल की बात करें तो देखते हैं सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम ऑफ सिविल वर्ल्ड वॉर 2। तो इमरजेंसी इकोनॉमिक क्रिएट करने के लिए, बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, और जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं किस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर या फिर रिलेवेंस विद चाइना, तो यूएस का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ जब दिल्ली
न्यू दिल्ली के द्वारा G20 प्रेसिडेंसी इन 2023 में की गई थी, तो लीडरशिप रोल प्ले किया था उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए। हाउ द क्लाइमेट क्राइसिस इंटेंसिफाई मरीन हीट वेव। रिसेंटली देखा गया था कि 30,000 फिशेस जो से भी ज़्यादा की डेथ हो गई कोस्टल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जनवरी में, जो कि 100 टाइम मोर प्रॉब्लम है अगर हम क्लाइमेट चेंज की वजह से देखते हैं। तो क्लाइमेट चेंज या फिर हीट वेव क्या है, हम देखते हैं कि मरीन हीट वेव अगर व्हेन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द सी राइज 3 to 4 डिग्री सेल्सियस above an average temperature फॉर एटलीस्ट 5 डे, जिसकी वजह से हीट वेव आती है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या MHW के द्वारा कहा गया था कि इंक्रीज बाय 50% ऑफ पास्ट डिकेज, जिसकी वजह से मरीन लाइफ के ऊपर इफेक्ट होता है। मरीन लाइफ में फिशरी इकोसिस्टम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो सी फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि फूड और इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता है पर्टिकुलर सिस्टम के एक्वेरियन एनिमल्स को। जब हम सी की बात करते हैं तो सी कैप्चर करता है मोर देन 90% ऑफ एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्व करते हैं ओशियन के थ्रू एब्जॉर्व की जाती है, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले इफेक्ट हमें उनके ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि फिश कोराल सिस्टम कोराल के ऊपर डिपेंड होने वाले जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको और उन सभी की लाइफ को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ब्लीचिंग और जो अदर इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, जो थ्रेट करते हैं और ज़्यादा डैमेज होने के और ओशन के वार्म होने को। India responsibility on climate change. India has argued that developing nation like itself should focus more on adapting to tackle climate crisis. It want to decide to piece of energy transition its own term without moving away from decarbonization. तो इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाले जब हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से जब सोलर एनर्जी सनरूफ सोलर एनर्जी विंड एनर्जी और टर्बाइन एनर्जी की वजह से कोला फॉसल फ्यूल से जनरेट होने वाली एनर्जी से नॉन फॉसल फ्यूल जनरेट एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करना, जो टारगेट है उनको अचीव करना। उसके साथ साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसकी वजह से पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करना, एरोफ्यूल के अंदर भी चेंजेस लाना। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अप्रोच को अपनाना, जो इंडिया है उसके द्वारा लो कार्बन पाथवे का जो अप्रोच है उसको फॉलो किया जाता है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सके और जो कार्बन इमल्शन की प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सके। जो रिस्क है रेस टू अडोप्ट क्लीन एनर्जी, सो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको अप्रोच किया जा सके। इसके साथ साथ जब हम अदर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कैसे जब हम ग्लोबल साउथ की या फिर ब्रिक्स की या अदर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं जिसमें इंडिया के द्वारा रोल प्ले किया जाता है वाटर ब्लू इकोनॉमी में, या फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाते हैं जिनके थ्रू जो पैसिफिक ओशन में होने वाले आइलैंड है जो सबमर्ज होने वाले हैं या फिर जो पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जिनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए उनको प्रमोट करना, ग्लोबल साउथ को आगे लेके चलना, जैसी इनिशिएटिव भारत के द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि जो लो कार्बन पाथवे है उसको फॉलो किया जा सके और जो टारगेट भारत के द्वारा रखा गया है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उसको अचीव किया जा सके।